हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत संघर्ष से बचने के उपाय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें संघर्ष की, तो संघर्ष क्या है? व्यक्ति जो है अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए या अपने कल्याण और अपने समाज के कल्याण के लिए क्या करता है? कल्याण के विरोध में जो भी परिस्थितियां हैं, उसके कल्याण में या हित के या उद्देश्य के विरोध में जो भी परिस्थितियां हैं या उसके विपक्ष में जो भी परिस्थितियां हैं, उसके विरोध में वो कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? संघर्ष के। यानी विरोधी परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करना, कर्म करना, रोकना क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। अगर हम बात करें संघर्ष की, तो संघर्ष जो है यह जो है निश्चित रूप से समाज में पाया ही जाता है, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के हैं और लोकतंत्र के अंतर्गत जो है अनेक पार्टियां हैं, तो कभी कभी राजनैतिक वैचारिक संघर्ष भी देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के संघर्ष की अवस्था जीवन में किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत दिखी जाती है। हाँ, यह संघर्ष व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो व्यक्तिगत संघर्ष अगर समूह के लाभ में है तो वह सामूहिक भी बन जाता है, और सामूहिक संघर्ष जो होता है वो वास्तव में किसी न किसी वर्ग या समाज के लिए भी वह लाभप्रद ही होता है। वास्तव में संघर्ष ही एक जीवन है। लेकिन संघर्ष जो है, दो विचारधाराएं, दो गतिविधियां, दो समाज, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, आगे का समाज हो या फिर एकदम अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है, दोनों के बीच एक घर्षण की स्थिति होती है। वह घर्षण की एक विपरीत विचारधाराएं, विपरीत गतिविधियां, विपरीत ढंग से क्रियाकलाप इत्यादि के बीच में घर्षणात्मक यानी संघर्ष की स्थिति या विपरीत कर्तव्य क्रियाकलाप या अमानवीय व्यवहार के कारण से ऐसा होता है। अब इस संघर्ष से बचने का उपाय क्या है? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वास्तव में बालक तो एकदम बिल्कुल खाली है, जैसा सिखाएगा समाज, जैसा परिवार सिखाएगा वैसा वो सीखता चला जाएगा। यहाँ पर हम संघर्ष से बचने के उपाय एक बाल्यावस्था यानी बालकों के विकास के ध्यान में रखते हुए ही हम व्याख्या करेंगे, न कि पूरे विश्व स्तर पर या हर समस्या के स्तर पर इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक अध्यापक पढ़ाते समय कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन से क्रियाकलाप अपनाए कि ताकि जो बाल्यावस्था यानी बालकों के अंदर खास तौर से बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था के बीच में संघर्ष न उत्पन्न हो। यानी इन आयु के अंतर्गत बालक संघर्ष की परिस्थिति में न फंसे, बल्कि क्या करे, संघर्ष को अपने कर्म से, अपने योग्यता से, अपने क्षमता से, अपने ज्ञान गुण इत्यादि व्यवहार से जीत सके। संघर्ष तब ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है जब वह संघर्ष पराजय के साथ तनाव देता है, तो वह संघर्ष बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन जीवन में संघर्ष के साथ यदि आपको सफलता मिल जाए, अर्थात आप योग्यता हासिल कर लें या आप वह स्तर या उस शांति तक पहुंच जाए, या आप संघर्ष के द्वारा आप जो है सामाजिक हितों और व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने में आप सफल हो जाएं, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो हमारा यहाँ संघर्ष से बचने का उपाय ये नहीं है कि संघर्ष को छोड़ के भाग जाए या पलायनवादी हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, संघर्ष का किस तरह से अगर हम सामना करें या किस तरह से अध्यापक बालकों को पढ़ाए लिखाए कि वह संघर्ष में समाज को सफलता तक या व्यक्तिगत सफलता तक पहुंच करके समाज में शांति व्यवस्था को बढ़ावा दें, हम उसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि संघर्ष को छिपाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जीवन और समाज में हमेशा संघर्ष ही हुए हैं। जो संघर्ष को जीता है वो सफलता और सम्मान, सुख, शांति, समृद्धि पाया है। जो संघर्ष से भागा है वो और ज़्यादा तनाव और ज़्यादा समस्या देके गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं संघर्ष से बचने के क्या क्या उपाय हैं, या संघर्ष को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, उसको शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला अगर देखा जाए तो तर्कसंगत, सत्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अध्यापक जब भी ऐसे कोई मुद्दे बने, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, संबंधों के तौर पर, परिवार के तौर पर, राज्य या देश के तौर पर, या उसके सामान्य दिनचर्या के तौर पर अगर कोई ऐसा मुद्दा बनता है, ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे परिस्थिति में क्या करें,
अध्यापक जो है उसको तर्क संगत यानी एक दूसरे से जोड़ करके अनुभविक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसे समझाए, ताकि वह वास्तविकता तक बालक उस बात को समझ सके। साथ में उसे परंपरागत दृष्टिकोण नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके उसका हल, उसका दृष्टिकोण, उसके प्रति एक स्वस्थ विचारधारा, एक स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करे, तो निश्चित रूप से संघर्ष पर बालक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विजय प्राप्त करने की इच्छा, शक्ति, तौर तरीका, समझ का विकास होगा, जिससे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें चिंतन युक्त न्याय। चिंतन क्या है? चिंतन हर परिस्थिति में कार्य कारण संबंधों के संग तर्क करती है। चिंतन क्या है? समस्या के समाधान में विश्वास करना। जो जातिवाद को लेकर के संघर्ष करता बहुत खतरनाक है, लेकिन जो यह सोच करके तर्क करता है कि इस जातिवाद की समस्या को दूर करने का उपाय क्या है, हल क्या है, वह जो है संघर्ष को दूर कर देगा। अर्थात चिंतन युक्त यानी समस्या के समाधान में न्याय को खोजना वाली बात, विचार, व्यवहार, घटना, उदाहरण, ये सब इत्यादि पर अगर अध्यापक चर्चा करता है, समझाता है बालकों को, तो निश्चित रूप से संघर्ष को समाप्ति मिलेगी, अर्थात शांति व्यवस्था का स्थापना हो जाएगी, संघर्ष दूर हो जाएगा। हम लोग क्या है कि परंपरागत या सामान्य पुरुष या मूढ़ पुरुष या कम पढ़े लिखे पुरुष परंपरागत ही परिस्थिति को देखते हैं। वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों में उसका समाधान सब लोग नहीं सोच पाते हैं या सब लोग इस पर बल नहीं देते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान में न्याय संगत वाला ज्ञान देना चाहिए, निरपेक्ष ज्ञान देना चाहिए, ताकि बालक रूढ़िवादी वाली इत्यादि परिस्थितियों में या सामाजिक अभद्र या अनुचित परिस्थितियों के अंतर्गत वह एक न्याय की स्थिति तक पहुंच सके, जिससे संघर्ष दूर हो सके या संघर्ष समाप्त हो सके। आगे हमने कार्य कारण संबंध। संघर्ष की जो भी परिस्थितियां बनती हैं, चाहे वह उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन से संबंधित है, उनकी व्याख्या या उनके प्रति समझ या उनके प्रति उचित व्यवहार या रवैया का निर्माण या समझ बालकों में विकसित करने के लिए कार्य कारण संबंध की व्याख्या करनी चाहिए। किस कारण से ऐसा हुआ, वह कारण उचित था या अनुचित था। कार्य कारण संबंध, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यही कारण है कि कारण और कार्य अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। बिना कारण का कोई कार्य नहीं, बिना कार्य का कोई कारण नहीं, ये दोनों ही एक ही हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी बात विचार है कार्य कारण संबंधों के साथ व्याख्या करें, ताकि बालक व्यवहार के मौलिकता को या क्रिया के मौलिकता को, समाज की परिस्थितियों की मौलिकता को, वास्तविकता को समझ सके। तब जो है यह संघर्ष के जगह शांति, न्याय, समझौता इत्यादि का रास्ता खुलेगा, संघर्ष समाप्त, शांति की स्थापना होगी। अगले आदर्श मूलक ज्ञान। अक्सर जो है संघर्ष, अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन भी तो क्या है, संघर्ष है। सच में बहुत सारे बच्चे फार्म भरते हैं। अब वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पर आदर्श मूलक यानी व्यक्तिगत संघर्षों को या सामाजिक संघर्षों को उचित तरीका, उचित व्यवहार, उचित अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात को मनवाना। क्योंकि जैसे सभी देश के हमारे नागरिक हैं, अपने ही देश के नागरिकों को मार करके हम कहें कि हमारे इस समाज का भला हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज को भी व्यवस्थित ढंग से चलाने का एक उचित आदर्श तरीका होता है। तो जो व्यक्तिगत संघर्ष की बात आती है, वहाँ व्यक्तिगत आदर्शों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सामाजिक संघर्ष की बात आती तो सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, बहुत से महान नेता हुए हैं। वे समाज के कल्याण हेतु समाज के आदर्श बने हैं। व्यक्तिगत की बात करें तो भगवान राम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पे खरे उतरते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भी आदर्श हैं, सामाजिक रूप से भी आदर्श है। तो जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने के लिए संघर्ष अपने हित और आवश्यकता के लिए ही किए जाते हैं। तो उसे पूरा करने के लिए आदर्श की उत्तम व्याख्या करनी चाहिए, आदर्श के विषय में बताना चाहिए। अगर बालक व्यक्तिगत रूप से ज्ञान के द्वारा संघर्ष करता है तो एक अच्छे विद्यार्थी के क्या गुण हैं, अच्छे विद्यार्थी कैसे ज्ञान प्राप्त करने के साथ संघर्ष करता है,
ये बताना चाहिए। अगर वही सामाजिक मुद्दा कोई आता है तो समाज में ऐसे कार्यों के लिए जो महान नेता आदर्श इतिहास में हैं या बहुत सारे व्यवहार में भी पाए जाते हैं, उनसे जोड़ करके उन्हें ज्ञान देना चाहिए, ताकि संघर्ष को कर्म के साथ जीता जा सके, अर्थात शांति की स्थापना की जा सके। इसका भी ध्यान रखना। अगला है उपयुक्त समायोजन। जैसे उपयुक्त समायोजन का मतलब जैसे होता है, कुछ दुष्ट लोग होते ही हैं, कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि वे समाज में अनावश्यक रूप से संघर्ष या अशांति फैला ही देते हैं। तो ऐसे लोगों का किस ढंग से समायोजित किया जाए, उचित सज़ा, तत्काल उनके प्रति एक्शन सरकारी तौर पर या व्यवहारिक तौर पर, ये तो रहा सरकार का। लेकिन बालक को भी इस बात का ध्यान करा देना चाहिए कि गलत लोगों का स्वभाव कैसा होता है, गलत लोगों का कार्य क्या होता है, राजनीति में भ्रष्टाचार या प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का स्वरूप कैसा होता है, ताकि बालक ऐसे लोगों के असामाजिक तत्वों को समझता रहेगा या जो अमानवीय व्यवहार वाले लोग हैं उनको अगर समझता रहेगा तो निश्चित रूप से संघर्ष की अवस्था में या सामाजिक रूप से विरोध या व्यक्तिगत रूप से विरोध की अवस्था में वो सही व्यवहार को चुन सकेगा, जिससे अनावश्यक रूप से संघर्ष को बढ़ावा नहीं मिलेगा, सिर्फ उचित कार्यों के लिए ही बढ़ावा मिलेगा। इससे भी क्या होगा, संघर्ष को कम किया जा सकता है या शांति को बहुत जल्दी प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण उपाय। अगला है मानव कल्याण का स्वरूप। संघर्ष की स्थिति में बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति के जाने से परिवार सुखी है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य के जाने से देश सुखी हो सकता है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक तरफ जन कल्याण, एक तरफ व्यक्तिगत हित। लेकिन अगर ऐसी भी बातें होती हैं जहाँ पर देखा जाए कि नहीं, कुछ अपने हित को छोड़ने पर देश का हित है, समाज का हित है, ऐसी धारणा को भी समझाना बताना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हितों, व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ करके शिक्षा दीक्षा दिया जाए, ताकि मानव कल्याण के प्रति भी उसका स्वस्थ दृष्टिकोण बन सके, स्वस्थ दृष्टिकोण समझ बालक में बन सके, ताकि संघर्ष को अनावश्यक रूप से हवा या प्रोत्साहन न मिले। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है तो निश्चित रूप से दूसरे कार्य में विलंब होना तय है। उसी तरह से समाज है, इसकी नाना प्रकार की आवश्यकताएं हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। एक समय में एक ही कार्य हो सकते हैं तो दूसरे कार्य के लिए लेट सवेर लग ही जाता है, ताकि ये मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय कल्याण का बात विचार व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों से ऊपर उठ करके सोच समझ कर्म करने की प्रवृत्ति का जन्म होगा, तो निश्चित रूप से संघर्ष घटेगा या संघर्ष कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे हम बात करें लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतंत्र में जो भी भारत सरकार या जो भी जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ मूल अधिकार प्राप्त है, वही लोकतंत्र का मूल्य है। अगर लोकतंत्र में मानवाधिकार का या मूल अधिकार का हनन होता है तो निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वैधानिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो मूल अधिकार जैसे स्वतंत्रता है, समानता, अभिव्यक्ति है, ये सब है, और सांस्कृतिक है, ठीक है। जितने भी हमारे भारतीय संविधान में तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, तो 6 जो मूल अधिकार हैं उनकी हर परिस्थिति में रक्षा होनी चाहिए। या जो मानवाधिकार के अंतर्गत एक मनुष्य के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सुनिश्चित मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए। अगर ये रक्षा होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में संघर्ष का हम समाधान खोज सकते हैं, अर्थात व्यक्ति के हितों का ध्यान में रखते हुए संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से आवश्यक शर्त है। अगला है सैद्धांतिक क्रियात्मक स्वरूप। जैसे सैद्धांतिक का मतलब ऐसी गतिविधियां जिसे कभी समाप्त नहीं की जा सकती, जैसे माता पिता का महत्व, गुरु का महत्व, राजा का महत्व या इनके प्रति दायित्व या कर्तव्य है सैद्धांतिक। उसी तरह से मानव समाज की जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार का महत्व, विद्यालय का महत्व,
जो एक सैद्धांतिक है, जिसको शाश्वत कह सकते हैं। जैसे सूर्य भगवान शाश्वत हैं, उसी तरह से माता पिता, परिवार, समाज, देश, ये सब शाश्वत हैं। अगर आप उस लायक नहीं तो देश दूसरे के हाथ में चला जाएगा, फिर भी कोई न कोई इसे तो रेगुलेट करेगा ही, संचालित करेगा ही। तो कुल मिलाकर जो सैद्धांतिक संस्थाएं या व्यवहार हैं, सैद्धांतिक संस्थाएं या व्यवहार हैं, उनके विषय में बताना चाहिए, उसके महत्व को बताना चाहिए, ताकि संघर्ष वाले अगर अनावश्यक रूप से उसको बिगाड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत हितों में बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसे रोका जा सके। सैद्धांतिक क्रियात्मक स्वरूप को भी व्याख्या अध्यापक को करनी चाहिए बालकों के समक्ष या विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से। अगला है तनाव मुक्त क्रिया एवं व्यवहार। वास्तव में जब तनाव होता है तो आदमी जो है अपनी आवश्यकता या उसको अपना ही बात समझ में आता है। जैसे ही तनाव से मुक्त होकर के कोई कार्य करेंगे या व्यवहार करेंगे तो वह कार्य पूर्ण होता है, स्वस्थ होता है, व्यवस्थित होता है, व्यवहार भी सही होता है, मर्यादित होता है, अच्छा होता है। तो जब बालकों को तनाव उत्पन्न करने वाली अनावश्यक परिस्थितियाँ या उनके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, उनको भी कार्यकाल के आधार पर हल करते हुए, उससे मुक्त करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और उसका समाधान देते हुए उनको अपने कार्यों के प्रति, अच्छे व्यवहारों के प्रति अध्यापक को कक्षा में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बालक व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से या अनावश्यक रूप से दुर्भावना या दुर्व्यवहार के कारण से संघर्ष को न जन्म दे, बल्कि अपने कार्य और उचित व्यवहार के साथ तनाव से मुक्त होकर के अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो इससे भी हम संघर्ष को कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं। अगला है या संघर्ष का वास्तविक समाधान खोज सकते हैं। अगला है सामाजिक मुद्दों पर पाठ्यक्रम। जो भी समाज में, अगर विभिन्न समाज है तो उसमें निश्चित रूप से मुद्दे बनेंगे, समस्याएं बनती हैं, छीना झपटी बनी रहती है, वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। तो जो समाज में मुद्दे बनते हैं, चाहे धर्म के, चाहे जाति के, चाहे समूह के, चाहे समाज के, चाहे आर्थिक मुद्दे बनते हों या राजनीतिक मुद्दे बनते हों, जो भी मुद्दे बनते हैं उससे संबंधित बात विचारों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बालक अपने से ऊपर उठ करके स्वस्थ और उच्च बुद्धिजीवियों के मतों को अच्छी तरह से समझ करके उसका वास्तविक समाधान या वास्तविक दायित्व या वास्तविक अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए सही ज्ञान, सही क्रिया कर सके, ताकि संघर्ष को एक व्यवस्थित और अहिंसात्मक रूप से समाधान किया जा सके या समाज में लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जा सके। इस सब बात, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप का उसके अंदर समझ अगर विकसित होगा तो निश्चित रूप से संघर्ष घटेगा या संघर्ष कम होगा, समस्या हल हो जाती है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। आगे हम बात करें उत्तरदायित्व के पूर्ण रूप कार्य का निर्वहन। वास्तव में गांधी जी कहते थे कि अगर आदमी अपना कर्तव्य पूरा कर ले तो अधिकार उसे अपने आप समाज दे देता है। तो उसी तरह से जो बालक हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, अगर उनको इतना ढंग से प्रोत्साहन किया जाए, ऐसे प्रोत्साहित किया जाए कि वह अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्य को पूरा कर ले, तो निश्चित रूप से वह सामाजिक दायित्वों को भी उठा लेंगे और उसमें संबंधित संघर्ष या समस्या को दूर करके एक स्वस्थ समाज, एक विकसित समाज, एक विकासशील समाज का जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व को उठाने के बाद कामचोर सदैव समस्या उत्पन्न किया है। जो दूसरे के ऊपर अपना कार्य डालता है वो भ्रष्टाचारी होता है। तो ऐसे लोग हमेशा समस्या ही उत्पन्न करते हैं। तो बालकों के अंदर उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से कार्य के रूप में निर्वहन करने की प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता, प्रोत्साहन, ज्ञान, व्यवहार, कहानी इत्यादि अगर अध्यापक सिखाता है, समझाता है, बताता है, तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों में, ऐसे जो जनरेशन तैयार होगी शिक्षा के माध्यम से, तो संघर्ष की समस्या को दूर कर देगी, उसके जगह विकसित और विकासशील, यानी विकासशील समाज को बढ़ावा देते देते विकसित समाज तक पहुंचा देगी। तो इसका भी ज्ञान, व्यवहार, कुशलता अध्यापक को देना चाहिए। अगला है धैर्य, सहनशीलता और परिश्रम। एक जान लीजिए, धैर्य, समस्याएं आएगी, धैर्य अगर है तो आप उस पर विजय पाएंगे। जीवन में कर्म के साथ दुख भी आता है, दुख को अगर सहन करने की शक्ति है तो भी आप भी एक समय संघर्ष करके व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से आगे सफल हो जाएंगे। और कर्म करने की प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में व्यक्तिगत या सामाजिक संघर्ष करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के धैर्य, सहनशीलता और परिश्रम
संबंधी बात, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, गुण, चिंतन, कहानी, आदर्श, स्वभाव, प्रोत्साहन, रुचि, ध्यान, ये सब का निर्माण करना चाहिए अध्यापक को विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न संदर्भों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, इस सब का निर्माण करना चाहिए ताकि धैर्य और सहनशीलता और परिश्रम के साथ वह सामाजिक समस्याओं में जो संघर्ष बन रहा है उसे समाधान तक ले जा सके और संघर्ष को समाप्त कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संघर्ष से बचने का उपाय या संघर्ष को दूर करने का उपाय या संघर्ष के प्रति उत्तम व्यवहार करने का सुझाव आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।